हम सीधे रुख करते हैं कानपुर के मंडलायुक्त का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कोरोना की विभीषिका के बीच किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं और कानपुर की स्थिति क्या है। तो यूपी उत्तराखंड की स्थितियां जो है एक बार हम बात कर लें। मंडलायुक्त जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर हम कोरोना की बात करें, विभीषिका की बात करें, तो एबीपी गंगा ने मुहिम चलाई है कि अफसर जो हैं उनकी रणनीति को हम जानें। आज हमारे मेहमान हैं कानपुर के मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर जी। उनसे हम जानेंगे कि कानपुर में फैलते संक्रमण पर प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, किस तरह से वायरस से जंग लड़ने की तैयारी है और क्या आगे की रणनीति है। सीधा हम डॉक्टर राजशेखर जी आपके पास ही आ रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज अभी निकलकर सामने आ रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अगर हम कानपुर की बात करें सर, तो क्या यहां पर जितनी जरूरत है उस हिसाब से उपलब्धता है इस इंजेक्शन की? देखिए अवधेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से कोरोना शुरू हुआ है पिछले लगभग 1 साल से लगातार जो है सभी बिंदुओं पे गहन समीक्षा भी कर रहे हैं और उसका क्रियान्वयन भी जो है नीचे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से उसको की जा रही है। अब ये बीच में जो सेकंड वेव है कि जो बहुत तेज़ गति से जो है वो बढ़ी हुई है पिछले 15-20 दिन से, और घातक भी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जो संक्रमण का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है चीज़ों पे। तो उसकी वजह से जो है जो लोगों का एडमिशन हॉस्पिटल में होना और उनके इलाज करना जो है वो आवश्यक है और उस पर जो है पूरा हर संभव प्रयास किया जा रहा है उन चीज़ों पे। हाँ, ये बीच में जो है रेमडेसिविर की क्योंकि इतना तेज़ी से बढ़ी है और इसकी रिक्वायरमेंट आवश्यकता पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा महसूस की गई है इस चीज़ों पे। उसको देखते हुए बीच में जो है कुछ सप्लाई में जो है कमी की दिक्कत आ रही थी चीज़ों पे, बट पिछले जो है 2-3 दिन से एक स्ट्रीमलाइन हो गया है इस चीज़ों पे और जितनी हमें आवश्यकता है उसकी अकॉर्डिंगली पीछे से टाई अप कर दिया गया है। क्योंकि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर स्टेट लेवल पे अलोकेशन होगा, तब फिर जो है वो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। तो अभी जो है फिलहाल हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका जो सप्लाई का जो शॉर्ट फॉल था उसको उत्तर प्रदेश शासन ने उसको पूर्ण कर लिया गया है। अब हमें जो है उसका जितना डिमांड था हमारा या जितना आवश्यकता है, जिस पेशेंट को जितने फ्रीक्वेंसी पे लगना है उस एंगल से हमें मिलना शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और कोई दिक्कत जो है आने वाले दिनों में नहीं रहेगी। बिल्कुल सर, ये बड़ी अच्छी आपने खबर बताई कि कानपुर कम से कम रेमडेसिविर के मामले में राहत की सांस ले सकता है, चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन एक चीज़ और आपसे हम लोग समझना चाहते हैं कि ये जो दिक्कतें आई रेमडेसिविर को लेकर, ये केवल डिमांड ज़्यादा होने की वजह से थी या फिर कुछ लोगों ने काला बाजारी भी कर दी, जैसा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है और यूपीएसटीएफ है उसने 265 वायल के साथ 3 लोगों को पकड़ा है जो कोलकाता से आए थे। तो क्या उन लोगों ने भी समस्याएं खड़ी की? देखिए इसमें एक मेजर जो इसमें हम कंपोनेंट कह सकते हैं या कारण है कि जहाँ पे कि रेमडेसिविर की इतना डिमांड बढ़ गया है वो मेनली कि जो संख्या में इंक्रीज़ हो गया है जो पेशेंट्स की संख्या में या पॉजिटिविटी संख्या में। दूसरा ये है कि उनमें भी जितना ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं और उनमें से जिनको आवश्यकता पड़ रही है कि एडमिट होने का और इलाज इमीडिएटली रेमडेसिविर से शुरू करने का, वो भी संख्या कंपेरेटिवली अगर पिछले साल से देखेंगे तो इस साल उसका 2-3 गुना बढ़ गया है उसको। तो उसकी वजह से भी मार्केट में जो है उसका डिमांड ज़्यादा है और जब डिमांड ज़्यादा होता तो हो सकता है कि 1-2 प्रकरण में लोगों ने उसका मिसयूज़ करने का प्रयास किया गया हो, जो सरकार ने उस पर संज्ञान में लेके फिर उसमें तत्काल विधिक कार्रवाई किया है, तो उस पर फिर प्रभावी रोक लगेगी अगर उस तरह का कोई गतिविधियाँ हो रहा हो तो। जी कमिश्नर सर, एक सवाल और भी है कि जो दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है कि एम्बुलेंस टाइम पर पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं, अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है, ऑक्सीजन को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं। तो कानपुर की इस वक्त स्थिति क्या है? क्योंकि सीएमओ को लेकर बहुत शिकायतें आ रही हैं। कोई कहता है कि फ़ोन नहीं उठाते, कहीं अस्पतालों के बाहर मरीज 40 डिग्री के टेम्परेचर में पड़े हुए हैं। तो क्या उस स्थिति से भी आप लोग उबर पा रहे हैं या भी उसमें टाइम लगेगा थोड़ा? देखिए अवधेश जी, आपको संज्ञान में होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 सप्ताह में 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और संबंधित शासन के अधिकारियों को डायरेक्शन भी दे रहे हैं और हम लोगों को भी नीचे ग्राउंड लेवल पे उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही है कि जैसा केस बढ़ते हैं और उसके बाद वे स्पेशली जो सीरियस हो जाते हैं या जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर जाने की ज़रूरत पड़ जाता है कम समय में ही, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सेकंड स्ट्रेन है जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो पहले वाले स्ट्रेन से बहुत घातक है और इसकी जो पॉजिटिविटी रेट ये भी हाई है और इसकी लीथलिटी जिसको कहते हैं कि हम इसको जो है जो बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करता है वो भी ज़्यादा है इस पर। तो इसलिए उसको एंगल से जो है बहुत सारे लोग कम समय में जो है उनको डिमांड आ रही है आईसीयू की या वेंटिलेटर की। तो इसलिए हमारे पास बेड तो पर्याप्त संख्या में है
बट उसमें क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स है वो भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में है, वो बहुत सारे खाली भी है उस चीज़ों पे। बट लोग ये चाहते हैं कि जैसे ही वो इस पे आ रहे हैं ऑक्सीजनेटेड बेड पे, बट कम समय में उनको फिर आईसीयू में और इसमें वेंटिलेटर पे जाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए आप देखेंगे तो वेंटिलेटर्स या आईसीयू बेड्स की जो है वो थोड़ा जो है दिक्कत रहती है चीज़ों पे, क्योंकि उसमें लिमिटेड संख्या होता है किसी भी जिले में, तो उन्हीं में हमें जो है फिर एडजस्ट करनी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक ऑक्सीजनेटेड बेड्स है जो कोविड के लिए किया गया वो पर्याप्त संख्या में है, और हम लोग जो रिसोर्स कंस्टेंट है उसी में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है उसको बेहतर व्यवस्था करें। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होता है तो हमें और आगे जो है जाके प्लानिंग करनी चाहिए। तो यहाँ का जो जिला प्रशासन है उसने 16 और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको चिन्हित किया गया है, और एक का विजिट हो चुका है, ज्वाइंट विजिट, और कल उनको ऑर्डर जारी किया गया संबद्ध करने का। इससे भी हमारे पास जो है करीब 850 जो है ऑक्सीजनेटेड बेड और लगभग 180 हमारे आईसीयू और जो है एसडीओ बेड मिलेंगे, और लगभग जो हमारे 60 जो है हमें वेंटिलेटर के मिलेंगे इससे, जो हमारा जो है कुछ दिनों के लिए जो है हमारे ये इफेक्टिव हो रहेगा कि एडमिशन और उसके बाद जो है जो डिस्चार्ज होगा वो भी हम लोग बेहतर तरीके से उसको मतलब सर ये मान सकते हैं कि जो अगले 24 घंटे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल का हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं जी, अगले जो 24 घंटे हैं वो कानपुर में और बेहतर स्थिति लाएंगे जब आपके पास 180 वेंटिलेटर्स हो जाएंगे और एक बड़ी संख्या ऑक्सीजन वाले बेड्स की हो जाएगी। तो हाँ, इसमें क्योंकि कल ही रात में जारी किया गया जिला प्रशासन द्वारा, और हमें उनको 2 दिन का समय दिया गया है, और उनको ताकि वो फैसिलिटी जो वहाँ पे उस फैसिलिटी खाली भी करेंगे, नया एडमिशन नहीं कराएंगे उस पर, और जो वहाँ पे पेशेंट होंगे वो अन्य जगह पे जो है उचित जगह पे जहाँ पर भी बेहतर ये हो तो उनको भी वो टाई अप करा देंगे, और उसके बाद सैनिटाइज करके फिर स्टाफ और सबको जो है वो ट्रेनिंग देनी होगी। इसके लिए उनको 48 घंटे का जो है वो समय दिया गया है, और 48 घंटे के बाद मुझे उम्मीद है कि जो है वो चीज़ें बहुत हद तक जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा चीज़ें, और हम लोग उसको स्मूथली हैंडल कर पाएंगे। फिर भी हमारा वर्तमान में भी कोशिश यही है कि जिनको इमरजेंसी ज़्यादा आवश्यकता है उनको फिर एचडीयू और आईसीयू बेड या वेंटिलेटर अवेलेबल हो जाए, तो उसमें भले ही थोड़ा समय लगने की संभावना होता है, बट हम लोग कोशिश करके फॉलोअप करके उसको करा लेते हैं। बिल्कुल सर, तस्वीरें भी लगातार हम लोग दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन लगा हुआ है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, लगातार आप भी विजिट कर रहे हैं, जो और अधिकारी वो भी विजिट कर रहे हैं, ये कोशिशें चल रही हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे, वही बड़ा महत्वपूर्ण है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोग के कंधे पर है, और इस पूरी व्यवस्था को संभालने के साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो आगे बढ़ती रहे। कानपुर में वैक्सीनेशन की कमी से कानपुर तो नहीं जूझ रहा है, और किस तरीके से बढ़ाएं, क्योंकि अब जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर्स में सुरक्षा भी बनी रहे, वैक्सीन भी मिल जाए जरूरतमंदों को, तो वो कैसे काम हो रहा है आगे? देखिए, ये तीनों फेज़ में पैरेलली काम चल रहे हैं शासन के निर्देश क्रम में। तो एक तो कि हमारा ये कि जो केसेस आ रहे हैं उनको टेस्ट कराए, फिर जो है जो पॉजिटिव होते हैं उनको होम आइसोलेशन हो या फैसिलिटी एलोकेशन करें डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, और बेड्स की संख्या को लगातार बढ़ने पे प्लानिंग करें चीज़ों पे। उसके बाद सेकंड जो है होता है हमारा कि एक मास अवेयरनेस। देखिए, इसमें जब तक हर व्यक्ति जो है इसका गंभीरता नहीं समझेगा, या वो मास्क पहनने की आवश्यकता और सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता या अनावश्यक भीड़ भाड़ जगह पे न जाए, तो उनका पूरा सहयोग चाहिए पब्लिक के लिए। उसके लिए मैसिव एक अवेयरनेस कैंपेन भी आम जनमानस के लिए हर स्तर पे चलाया जा रहा है, और सबका सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे है कि जहाँ पे कि लोगों को और सतर्क होने की आवश्यकता है। सर, और एबीपी गंगा की कोशिश यही है वैक्सीनेशन कि हम लोग भी अवेयरनेस फैलाएं, और इसीलिए हमने आप लोगों से जुड़ने का ये मुहिम शुरू की है, ताकि आपके जरिए भी लोगों के अंदर जागरूकता है और सभी मिलकर कोरोना के खिलाफ इस जंग को लड़ सकें। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये बताने के लिए, आश्वस्त करने के लिए कि कानपुर की स्थितियां अब बेहतर हैं और अगले 24 घंटे में और बेहतर हालात वहां पर बनने जा रहे हैं। और अब रुक करते हैं स्टूडियो 1 का, हमारे साथ कौशल बने हुए हैं, वो पहाड़ की खबरें आपको बताएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद अवधेश। तो उत्तराखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं और बात हरिद्वार की। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ तय वक्त पर होगा, हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं, और हम तमाम संत पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं, कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि कम संख्या में ही लोग हरिद्वार आएं, स्नान करें और कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। तो सुबह पीएम मोदी ने स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना था, और साथ ही ये भी अपील की थी कि जो कुंभ का अब एक शाही स्नान बचा है, आखिरी चौथा शाही स्नान जो 27 तारीख को होगा, वो प्रतीकात्मक रूप से किया जाए। इसके बाद स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से अपील कर रहे हैं कि संत लोगों की जानमाल का ध्यान रखते हुए कुछ चीजें प्रतीकात्मक करें। हालांकि स्वामी अवधेशानंद गिरी ने साफ किया कि किसी भी अखाड़े ने कुंभ के समापन की घोषणा नहीं की है।
निरंजनी अखाड़े की बात कहने का मतलब कुछ और था। स्वामी अवधेशानंद ने यह भी कहा कि उनके अखाड़े के सभी संतों ने कोविड टेस्ट करवाया है और उसमें 1-2 संत ही पॉजिटिव मिले हैं। साथ ही स्वामी अवधेशानंद गिरी ने लोगों से अपील भी की कि ज्यादा तादाद में लोग स्नान करने के लिए ना आए। अखाड़ा में सर्वाधिक नागा सन्यासी हैं। हमने जिस तरह से उनकी जांच कराई है, सर्वाधिक सन्यासी जूना अखाड़े के हैं जिन्होंने अपनी जांच कराई है। सद्भाग्य से 1-2 कोई पॉजिटिव निकले होंगे, बाकी सब नेगेटिव। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात नहीं कही जा रही कुंभ समाप्त हो गया है। मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें प्रतीकात्मक थी। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की अपील करी है कि प्रतीकात्मक कुंभ किया जाए? देखिए, प्रधानमंत्री की बड़ी स्पष्ट अपील है। उन्होंने कहा संतों का आदर होना चाहिए, भावुक भक्तों का आदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी अपील है कि अन्यों की रक्षा के लिए, इस लड़ाई को और अधिक ताकत देने के लिए कोई चीज उस तरह से की जाए जो प्रतीकात्मक। निरंजनी अखाड़े ने ये कहा है कि हमारे प्राय स्नान हो चुके हैं, तो उनका कहने का अर्थ कोई समाप्ति की घोषणा नहीं थी। उनका कहने का अर्थ कदाचित ये था कि हम लोगों के प्राय स्नान हो चुके हैं, आगे आने वाले स्नान तो प्राय हमारे प्रतीकात्मक रहे। 2-2 4-4 संघ आप जानते ही हैं, हर कुंभ आपने देखे। उनका ये था, उनका नैरेटिव ये नहीं था कि कुंभ की समाप्ति की घोषणा हो। मैं जो अपील कर रहा हूँ वो अपनी व्यक्तिगत तौर पे कर रहा हूँ कि हम संतों को, हम सबको अन्यों के प्राणों की रक्षा के लिए, हम सबको जनमानस के आदर के लिए अपनी चीजों को शिथिल रखना चाहिए, लेकिन उनके स्नान की बाधा। चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं हरिद्वार से। हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, पीएम मोदी ने प्रतीकात्मक कुंभ की अपील की, इसके बाद स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी निजी राय है, व्यक्तिगत राय है कि कुछ संत जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, लोगों की जान माल को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें प्रतीकात्मक रूप से करें, लेकिन कुंभ तय वक्त पर ही खत्म होगा। ऐसे में अब क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है हरिद्वार में? बिल्कुल कौशल, देखिए अवधेशानंद गिरी ने अपील जरूर की है प्रधानमंत्री से बातचीत करने के बाद, लेकिन बैरागी अखाड़ों से अभी हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 27 तारीख का जो शाही स्नान है वो उसे करेंगे ही करेंगे, हर हाल में यानी कि करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात मानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अवधेशानंद गिरी की कि जो भी प्रतीकात्मक रूप से बात कही गई है कि कम संख्या में श्रद्धालु होने चाहिए, कम संख्या में साधु होने चाहिए, तो उस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि 27 तारीख को जो शाही स्नान होगा उसमें साधु की संख्या बहुत कम रहने वाली है। तो ये कह सकते हैं कि इस अपील का बड़ा असर साधु संतों पर पड़ा है। और जहां तक सन्यासी अखाड़ों की बात है, सन्यासी अखाड़ों में से निरंजनी अखाड़े ने जो शाही स्नान की समाप्ति की घोषणा कर दी है और आज विधिवत रूप से उसकी समाप्ति घोषणा की जानी थी, लेकिन क्योंकि जो रविंद्रपुरी महाराज है, निरंजनी अखाड़े के सचिव है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और 22 संत उनके साथ कोरोना पॉजिटिव है, तो आज विधि विधान से वो नहीं किया गया है, उसका समापन नहीं किया गया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की अपील का बड़ा असर हरिद्वार में पड़ा है। लोगों से अपील की गई है, श्रद्धालुओं से अपील की गई है, उसके साथ साथ साधु संतों से अपील की गई है। बैरागी अखाड़ों का एक शाही स्नान 27 तारीख को बड़ा होने जाना है, तो उसमें यह माना जा रहा है कि बैरागी अखाड़े अब इसे बहुत कम संख्या में करने जाएंगे और जो भी संत वहां है बैरागी अखाड़ों में उन सबका कोविड टेस्ट कराया जाएगा, मास्क के साथ हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमने 2 शाही स्नान में कुशल देखा है, अगर 12 और 14 तारीख के शाही स्नान की बात करें तो सड़कों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सड़कों पर चल रहे थे। तो ये बहुत गंभीर बात है कि 27 तारीख में भी ये स्थिति रही तो कोविड का खतरा हरिद्वार में और ज्यादा फैलने वाला है, क्योंकि अभी भी कई अखाड़ों के संतों के सैंपल लिए गए हैं, कई की रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन पंकज, ये भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, ये भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि शाही स्नान के लिए जो संतों का रेला जा रहा है उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा प्रशासन के लिए। लेकिन साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज से जो रैंडम टेस्टिंग होनी थी जो हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में, और उसके अलावा जो सैनिटाइजेशन का काम होना था, क्या वो शुरू हो गया है? देखिए, कुछ अखाड़ों में सैनिटाइजेशन का काम हुआ है और कई जगह सैंपल भी लेने की प्रयास चल रहे हैं, सैंपल भी ले जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अधिकांश अखाड़ों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, उनको सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कई जो संत हैं वो पहले से ही क्वारंटीन कर दिए गए हैं, आइसोलेट कर दिए गए हैं, क्योंकि कई अखाड़ों के संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अखाड़ों में अभी जो सैंपल की प्रक्रिया है वो चल रही है। अब मेलाधिकारी दीपक रावत ने कल ये निर्देश किया था कि सैंपलिंग की और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज उसे बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा है। संभवतः ये माना जाए कि अगले आने वाले दिनों में टीम बनाकर इसमें आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, तो लगातार अब प्रशासन एक्टिव हुआ है, आप नजर बनाए रखिएगा पंकज। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब टेस्टिंग हो रही है और सैनिटाइजेशन का काम भी हो रहा है अखाड़ों में।
उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे, जिसके चलते राज्य सरकार के सामने इन आंकड़ों पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। पिछले 24 घंटे में 2400 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए, जबकि 17 लोगों की जान चली गई। ऐसे में राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के बड़े आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं और हमारे साथ में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी हैं। उनसे हम जानते हैं, सर अब बड़ी संख्या में कोरोना के मामले एक बार फिर से आने लगे हैं, राज्य सरकार की किस तरह की तैयारी है? देखिए, सरकार पूरी तरह से अलर्ट और गंभीर है इसको लेकर के। और कल 2200 से ज़्यादा मामले आए, ये चिंता का विषय था। इसीलिए आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं को स्थगित करने से लेकर, विश्वविद्यालय परीक्षाओं को स्थगित करने से लेकर, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कुंभ को एक सिंबॉलिक किया जाए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के जिस तरह से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया और तकरीबन सभी स्कूल और विद्यालयों को बंद करने के बारे में हम लोग अभी इसमें काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चाहे वो कोविड हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो टीकाकरण हो कि वैक्सीनेशन कितने लोगों को करना है, आरटीपीसीआर टेस्ट को, इस पर पूरी तरह से सरकार जो है गंभीरता के साथ काम कर रही है। सर, क्या वीकेंड लॉकडाउन पर भी सरकार विचार विमर्श कर रही है? जी हाँ, मैंने आपसे कहा कि क्योंकि समय काल और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। अब जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है और जिस तरह से हमारे राज्य में भी अब काफ़ी संक्रमण के नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो उन आंकड़ों को देखते हुए कुछ गंभीर निर्णय लेने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल, जो बता रहे थे कि जिस तरह से अब उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उससे ये ज़रूर लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी, आखिरकार कैसे बढ़ते कोरोना के मामलों को रोका जाए। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। और इसी बीच हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां व्यापारियों के बंद का असर दिखा है। शहर के बाजार और मोहल्लों में दुकानें बंद की हैं व्यापारियों ने। पुलिस प्रशासन की टीम इन इलाकों का जायजा ले रही है। शहर में घूम घूम कर जायजा लिया जा रहा है। नगर निगम पूरे बाजार को सैनिटाइज कर रहा है। तो हल्द्वानी में कोरोना संक्रमण के चलते व्यापारियों ने बाजार बंद किए, जिसके बाद उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक 21.47% मतदान हुआ है, जबकि अभी भी लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग वोट डालने पहुंचे हैं। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मतदान किया जा रहा है। एक और बीजेपी और कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व सीएम हरीश रावत की साख दांव पर लगी है। बीजेपी की ओर से महेश जीना और कांग्रेस की ओर से गंगा पंचोली मैदान में है। आपको बता दें, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी और आज इस सीट पर उपचुनाव चल रहा है। कुल मतदाता 95,241 हैं। पुरुष मतदाता 47,000 से ज्यादा, महिला मतदाता 46,000 से ज्यादा। और ये उपचुनाव में वोटिंग जो है वो जारी है। सुबह 11 बजे तक 21.47% वोटिंग हो चुकी है। 95,000 से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे।